हाय एवरीवन, दिस इज CA नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो जैसे ही इनकम टैक्स की बात आती है, सबसे पहला कंसर्न लोगों का होता है स्क्रूटनी, कि कहीं स्क्रूटनी ना लग जाए। लोग इनकम टैक्स से नहीं डरते, वो डरते हैं स्क्रूटनी से। तो वहीं CBDT हमें ये गाइडलाइंस दे रहा है कि इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2023 तक ये सारे केसेस स्क्रूटनी में कंपलसरी पिक होने वाले हैं। तो ये गाइडलाइंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हमारे लिए समझना। तो इट मीन्स ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि कौन कौन से आपके क्लाइंट्स पे ये स्क्रूटनी, कंपलसरी स्क्रूटनी एप्लीकेबल हो रही है। और अगर आपके किसी भी क्लाइंट पर ये स्क्रूटनी एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग। मंदिर जाए, भगवान जी को थैंक यू बोले कि सारे क्लाइंट सेफ है, सुरक्षित है, किसी की भी स्क्रूटनी नहीं लग रही। बट वहीं अगर स्क्रूटनी लग भी रही है तो आपको कुछ काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट को अलर्ट कर देना है कि कंपलसरी स्क्रूटनी आपकी लग सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने डाटा को रेडी रखिए। आपको एज ए प्रोफेशनल केस को पूरा अच्छे से स्टडी कर लेना है, रेडी हो जाना है केस के लिए कि जैसे ही नोटिस आए आप रिप्लाई कर सके। और साथ ही साथ मेरी एक रिक्वेस्ट भी है यहाँ पे कि वो क्लाइंट्स जिनकी खुद की ही ईमेल आईडी है, जो कि एक्चुअल होना भी यही चाहिए, इनकम टैक्स पोर्टल पे क्लाइंट्स की ही ईमेल आईडीज होनी चाहिए, तो वो ईमेल को जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें भेज रहा है टाइम रहते अपने CA को फॉरवर्ड कर दे, अपने प्रोफेशनल को फॉरवर्ड कर दे, जिससे कि टाइमली उस पर कोई एक्शन लिया जा सके। बहुत बार अगर क्लाइंट ईमेल भेजने में लेट कर देता है जो डिपार्टमेंट तरफ से उसको मिला है, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि सारा टाइम जा चुका होता है जहाँ पर आप केस फाइट कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिसर होता है वो आपके केस को अब उसके अकॉर्डिंग असेस करके ऑन हायर साइड दे देता है। तो इट्स बेटर कि जैसे ही आपको कोई भी ईमेल मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसे स्ट्रेट अवे अपने प्रोफेशनल को फॉरवर्ड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो में आप स्क्रीन पे पूरा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे सारे पार्ट्स को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला जो पैरामीटर CBDT की तरफ से आया है कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए, वो है केसेस पर्टेनिंग टू सर्वे अंडर सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो रिटर्न्स फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्वे वॉज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133A ऑफ द एक्ट सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन बिलो। एक्सक्लूजन के पे अभी हम बाद में आते हैं। सबसे पहले तो अगर सर्वे हुआ था अंडर सेक्शन 133 में तो आपके ऊपर कंपल्सरी स्क्रूटनी एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूजन की। इट मीन्स किन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, जबकि सर्वे हुआ था। सर्वे हुआ और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट इंपाउंड नहीं हुए तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, returned income excluding any disclosure of hitherto undisclosed income made during the survey is not less than the return income of the preceding assessment year. Third case, SSC has not retracted from the disclosure referred to in the point 2 above, यानी कि सेकेंड पॉइंट से उसने रिट्रैक्ट नहीं किया है। तो ये 3 एक्सक्लूजन है। आगे हम बात करते हैं कि प्रोसीड्यूर क्या होगा कंपल्सरी सिलेक्शन का। अभी आपको सर्वे वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, और अब सर्वे के लिए हम बात करते हैं कि सिर्फ सर्वे के अंदर क्या प्रोसीजर है। तो केसेस शैल बी सेलेक्टेड फॉर कंपल्सरी स्क्रूटनी विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ PRCIT, प्रिंसिपल DIT, CIT, DIT कंसर्न, who shall ensure that such cases are transferred to central charges under section 127 of the act within 15 days of services of notice under section 143(2) of the act by AO concerned. Second हम बात करते हैं cases pertaining to search and seizure. तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। Assessment in search and seizure cases to be made under section 153A, 153C, read with section 143 subsection 3 of the act, and also for the return filed for assessment year relevant to the previous year in which the search was conducted under section 132 or requisition was made under section 132A of the act. So it means अगर सर्च एंड सीजर हुई थी तो कंपल्सरी स्क्रूटनी लगने वाली है। प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दैट अगेन द केस शैल बी सिलेक्टेड फॉर कंपल्सरी स्क्रूटनी विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल DIT, ऑब्लिक CIT, ऑब्लिक DIT कंसर्न, सेम एज आई डिस्कस्ड। सो अभी मैं उसको डिटेल में नहीं जा रही हूँ। रेस्ट
where such cases are not centralized and return of income is filed in response to notice under section 153C, the AO concerned shall serve notice under section 143(2) of the Act। यानी कि जब 153C का नोटिस मिला उसके बदले में आपने रिटर्न फाइल करी है तो AO आपको 143 का नोटिस देगा। सो प्रोसीड्यूर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस है कि स्क्रूटनी कंपल्सरी केसेस कौन कौन से हैं। थर्ड पॉइंट, केसेस इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट कॉलिंग फॉर रिटर्न हैव बीन इशूड एंड नो रिटर्न्स हैव बीन फर्निश्ड। सेक्शन 142(1) क्या होता है? बहुत सिंपल है। सेक्शन 142(1) होता है जहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटी को पावर दी जा रही है कि जिन लोगों ने रिटर्न नहीं फाइल करी है उनकी रिटर्न को असेस किया जाए, मतलब कि उनके डाटा को असेस किया जाए और देखा जाए कि टैक्स बनता है या नहीं। सेकेंडली, जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दी है उनकी भी रिटर्न को असेस किया जाता है अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1। सो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने पुराने केस पे, हम वापस आते हैं कि जहां पर रिटर्न के लिए बोला गया बट रिटर्न फाइल नहीं हुई। तो ऐसे केसेस में कंपल्सरी स्क्रूटनी लगेगी ही लगेगी। So the assessing officer shall upload the underlying documents on the basis of which notice under section 142(1) was issued on ITBA for access by a National Faceless Assessment Center. The Director of Income Tax shall forward these cases to NAFAC, which will take further necessary action. Notice under section 142(1) of that calling for information shall be served on the SSC through NAFAC. So it means 142(1) आपको गया, आपने रिप्लाई नहीं करा, ITR फाइल नहीं करी। सो अब क्या होगा? जब आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो AO अब उस डाटा को प्रोवाइड करेगा ITBA को कि आपके AO के पास ऐसा क्या डिटेल्स थे जिससे वो ये पता लगा पाया कि आपकी इनकम थी और आपने रिटर्न नहीं भरी। तो वो डाटा अब AO देगा ITBA को और अब आपकी कंपल्सरी स्क्रूटनी होगी अगर वो एक्चुअली जस्टिफाइबल है तो। Fourth point, cases in which notice under section 148 of the Act have been issued. Section 148 इस साल बहुत चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 148 एक तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में टाइमलाइन दे दी, तो उसके बाद से तो और ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। और 148 का अगर डेडलाइन की बात करें तो 31 मार्च के आसपास बहुत लोगों को 148 हुआ क्योंकि डेडलाइन उस टाइम पे नियर बाय थी। सो ये सेक्शन मेजरली अब काफ़ी लोगों को अब तक क्लियर हो चुका है और मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बना भी चुकी हूँ। सो नाउ, केसेस वेयर रिटर्न इज ईदर फर्निश्ड और नॉट फर्निश्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट। आपको नोटिस अंडर सेक्शन 48 मिला, आपने फर्निश किया या नहीं किया, कंपल्सरी स्क्रूटनी है। बट एक बारी हम इसको समझ लेते हैं कि कब कब। केसेस वेयर नोटिस अंडर सेक्शन 48 of the Act have been issued pursuant to search and seizure या survey actions conducting on or after the 1st of April 2021। तो यानी कि जब आपको नोटिस अंडर सेक्शन 48 मिला वो परसू कर रहा था सर्च एंड सीजर के केस को। तो ये प्रोसेस है जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फॉलो करना है। वो केसेस जो ऊपर कवर्ड नहीं है, तो द AO shall upload the underlying documents on the basis of which notice under section 48 was issued on ITBA for access by NAFAC. The Directorate of Income Tax shall forward these cases to NAFAC, which will take further necessary action. Notice under section 43(2)/142(1) of that calling for information shall be served on the SSC through NAFAC. Next point, cases related to registration/approval under various section of the Act such as 12A, section 35, section 10, etc. So cases where registration or approval under various section have not been granted or have been cancelled or withdrawn by the competent authority, yet the SSC has been found to be claiming tax or exemption or deduction in the return. However, where such orders of withdrawal of registration approval have been reversed/ set aside in appellate proceedings, those cases will not be selected under the clause. It's very simple. या तो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए अप्रूवल दिया ही नहीं गया था, दिया गया था तो विड्रॉ कर लिया था, और ऐसी सारी सिचुएशन में जब एसएससी ने उस बेनिफिट को क्लेम कर लिया, उस एग्जेम्पशन को क्लेम कर लिया, सो कंपल्सरी स्क्रूटनी यहाँ पे एसएससी की होगी एज पर द सीबीडीटी नोटिफिकेशन। सो प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपको प्रोसेस दिख रहा होगा, ये प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं,
case involving addition in an earlier assessment years on a recurring issue of law or fact and a law and fact. So थोड़ा सा मैं इसको सिंपल करती हूँ. एक रिकरिंग इशू चल रहा है आपके साथ, अब उसका हर साल बेनिफिट ले रहे हैं और हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आपको भेज रहा है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. आप सर्टेन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हर साल 10% टैक्स दे रहे हैं, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल आपको कहता है कि नहीं ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. अभी मैं डेफिनेशन में नहीं जा रही हूँ, बस मैं एक सर्टेन लॉ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रही हूँ जो आपके अकॉर्डिंग कुछ और बन रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और बन रही है. तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर रिकरिंग इशू हो रहा है ऑफ लॉ एंड फैक्ट, कंपल्सरी स्क्रूटनी है. आगे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. वेयर द एडिशन इन एन अर्लियर असेसमेंट ईयर ऑन अ रिकरिंग इशू ऑफ लॉ और फैक्ट एंड अ लॉ एंड फैक्ट इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइसिंग इशू इज एक्सीडिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इज एक्सीडिंग ₹25 lakhs इन 8 मेट्रो चार्जेस एट अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, and B points exceeding ₹10 lakhs in charges other than 8 metro charges. तो जो ऊपर जो हमने बात करी 8 मेट्रो चार्जेस की, वहाँ पर 25 लाख की लिमिट है और बाकी 10 लाख की लिमिट है. And where such an addition has become final as no further appeal has been preferred against the assessment order or has been upheld by the appellate authority in favor of revenue even if further appeal of SSC is pending against such order. It means अगर अपील पेंडिंग भी है तब भी कंपल्सरी स्क्रूटनी लग जाएगी. प्रोसेस स्क्रीन पर है. असेसिंग ऑफिसर shall prepare a list of the cases falling under the parameter with prior administrative approval of principal CIT, principal DIT, CIT, DIT concerned. Next and the last case, cases related to specific information regarding tax evasion. सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी. सो केसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पॉइंटिंग आउट टैक्स इवेजन फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, दैट इज इन्वेस्टिगेशन विंग, इंटेलिजेंस, रेगुलरिटी अथॉरिटी, एजेंसी एक्सेट्रा, एंड द रिटर्न फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इज फर्निश्ड बाय द SSC. इट मीन्स जहाँ पर किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट को ये पता लग गया कि आपने टैक्स की चोरी करी है, तो उस केसेस में कंपल्सरी स्क्रूटनी होगी ही होगी. प्रोसेस आपके सामने है. द असेसिंग ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द केसेस फॉलिंग अंडर दिस पैरामीटर विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ PR CIT, PR DIT, CIT DIT concerned. So notice last line, notice of under section 43 subsection 2 of the act shall be served on the SSC through NAFAC. Now, it is clarified that where return has been furnished in response to notice under section 42(1) of the Act, and such notice under section 42(1) of the Act was issued due to the information contained in NMS cycle or SFT information or information received from Directorate of INCI, such return will not be taken up for compulsory scrutiny. Selection of such cases for scrutiny will be done through CASS cycle. तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया कि जब आपको 142(1) का नोटिस मिला और उसके अगेंस्ट आपने रिटर्न फाइल कर दी और वो नोटिस मिलने की वजह थी SFT NMS साइकिल, तो ऐसी सिचुएशन में कंपल्सरी स्क्रूटनी नहीं होगी, CASS साइकिल वाली स्क्रूटनी होगी. तो ये CASS क्या है? CASS इज कंप्यूटर असिस्टेड सिलेक्शन ऑफ स्क्रूटनी. तो यानी कि ऐसी केसेस जहां पर कंप्यूटर डिसाइड करता है कि किन किन को स्क्रूटनी लगेगी, उनको बोला जाता है CASS स्क्रूटनी. सो कंपल्सरी स्क्रूटनी नहीं होगी, कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक पिक किया अगर तो स्क्रूटनी होगी. बच गए सेक्शन 42(1) वाले लोग, बच गए, वरना अदरवाइज तो 142(1) बहुत लोगों को गया था इस साल. So the cases shall be selected for compulsory scrutiny by the International Taxation and the Central Circle charges following the above prescribed parameters and procedure with prior administrative approval of PR CIT, PR DIT, CIT DIT concerned. The cases which are selected for compulsory scrutiny by the International Taxation and Central Circle charges following the above prescribed parameter and procedure shall as earlier continue to be handled by these charges only. इसको मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपको बहुत बेसिकली बता देती हूँ कि
हर चीज़ की टाइमलाइन होती है, तो उसी तरीके से स्क्रूटनी की भी टाइमलाइन है। डिपार्टमेंट ने टाइम दिया है 3 महीने का, तो यानी कि 30 जून तक सारे स्क्रूटनी के नोटिस सर्व हो जाएंगे और उससे पहले मई 2022 तक जो भी केस फेसलेस के लिए जाने हैं वो मई 2022 तक चले जाएंगे। सो ये थी डेट्स की बात। एंड लास्ट पॉइंट, दीज इंस्ट्रक्शन में बी बॉट टू द नोटिस of all concerned for necessary compliances. So this is all about the CBDT guidelines for the compulsory scrutiny. बहुत ध्यान से इन सारी गाइडलाइंस को समझ लेना, अपने सारे क्लाइंट्स के लिए देख लेना कि कहीं किसी पे भी एप्लीकेबल ना हो रही हो। अगर हो रही हो तो उसको अलर्ट जरूर कर देना, जिससे कि टाइम रहते तैयारी हो सके, उनको भी जब नोटिस मिले वो भी अवेयर रहे, आपको भेज दे और आपका काम भी इजी हो जाए और सब चीज़ें सही तरीके से हो जाए। बहुत ही अच्छा एक्शन है डिपार्टमेंट के एंड से। टाइमली हमें ये बता देना है कि किन किन की कंपल्सरी स्क्रूटनी होने वाली है, बट येस टाइमली नहीं है। 30 मई और 30 जून की डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं और आज हम लोग 11 मई को ये हमें मिला है, तो टाइमली तो नहीं कहेंगे इसको। ये हमें कहीं ना कहीं बिफोर 31 मार्च मिल जाना चाहिए था, जिससे कि हम थोड़ी तैयारी करके रखते हैं, बट अभी तो इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। वेल लेट्स सी, आई होप इस वीडियो ने आपको कंपल्सरी गाइडलाइंस क्लियर कर दी होगी, बट स्टिल अगर कोई क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उस कमेंट को एक तो पिन कर दूँगी, सेकेंडली एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं उस सारी समरी जो आप लोगों को लगता है कि ऐड ऑन होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।